तो मैंडिबल के फ्रैक्चर्स में जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन आ जाती है। तो बेसिकली इस चैप्टर के जब आप पढ़ लेंगे सारा, तो उसके एंड पे आपको जो फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस है वो आ जाना चाहिए कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। अगर आपके क्वेश्चन में वो डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स बताता है तो उससे आप कैसे पता करेंगे कि मैंडिबल के किस पार्ट का फ्रैक्चर है, यूनिलैटरल है या बायलैटरल है, वगैरह वगैरह। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले वो कहता है कि आपने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहला है कि जो उसकी कोई लाइफ थ्रेटनिंग उसको फ्रैक्चर से कोई इंजरी हुई है तो सबसे पहले आपने उसको असेस करना है। तो उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो उसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, उसमें पॉसिबल है कि कोई उसका दांत टूट के उसका एयरवे जो है वो मतलब ब्लॉक कर रहा है, या उसकी टंग फॉल बैक कर गई है, या इस तरह की कोई भी चीज़, या उसका फॉर जो आपका सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर है वो तो नहीं हो रहा। इस तरह की कोई भी चीज़ जो इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, उसके लिए आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको पहले ट्रीट करना है। अब अगर आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं और कुछ नहीं मिला तो फिर आप उसके आगे जनरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे चले जाते हैं, और अगर मिली थी तो उसको ट्रीट करने के बाद उसके जनरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे चले जाते हैं। तो उसमें आपने ये करना है कि एक ओवरऑल टोटल बॉडी एग्जामिनेशन ज़रूर कर लेना है। कि मान लेते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट था इंजरी का जिस भी वजह से हुई है वो सिर्फ फेस के ऊपर ही थी, और ऑब्वियस साइन है आपके पास कि उसका मैंडिबल फ्रैक्चर हुआ है, तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप यही एज्यूम करेंगे और बाकी चीज़ें चेक ही नहीं करेंगे। तो आपने बाकी सारी चीज़ें भी चेक करनी है, जिसमें वो एक एग्जांपल भी दे देता है नीचे के एक स्पोर्ट्समैन था, उसको इंजरी हुई, तो उसको सिंपल क्रैक फ्रैक्चर था एंगल ऑफ द मैंडिबल का, और वो अनकॉन्शियस भी नहीं हुआ था एट द टाइम ऑफ द इंजरी, लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे उसको सबरेक्नर्ड हेमरेज हुई और वो जो है वो एक्सपायर हो गया। तो इसलिए बेसिकली आपने सिर्फ जो विजिबल इंजरी है उस पर फोकस नहीं करना, आपने बाकी सारा कुछ भी चेक करना है, बाकी सिस्टम्स और बाकी सारी बॉडी भी चेक कर लेनी है साथ। और फिर आपने आ जाना है लोकल एग्जामिनेशन पे, जहाँ पे मैंडिबल का फ्रैक्चर हुआ है उसकी लोकली एग्जामिनेशन करनी है। तो सबसे पहले वो कहता है उस एरिया को जिसको आपने एग्जामिन करना है उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें, यानी वहाँ पे अगर कोई जो ब्लड है जो फ़र्ज़ कर लें कि केक्ड है, यानी जम गया हुआ है वहाँ पे खून, या फिर कोई मिट्टी वगैरह लगी हुई है, तो आपने वो चेक कर लेना है। टूटे हुए दांत वगैरह हैं तो आपने इंट्राओरली उसको चेक कर लेना है। कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो पहले आपने उसको स्टॉप कर लेना है अपनी एग्जामिनेशन से पहले। अगर आप उसको सलाइन से वॉश कर सकते हैं तो सलाइन से वॉश कर लें, और उसके बाद आपने अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। एग्जामिनेशन को वो 2 पार्ट्स में बताता है, पहला एक्स्ट्राओरल है और दूसरा इंट्राओरल है। तो बेसिकली एग्जामिनेशन के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्शन करनी होती है, फिर पैल्पेशन होती है, फिर परकशन होती है, और लास्ट में ऑस्कल्टेशन होती है। लेकिन मैंडिबल के केस के अंदर हमें सिर्फ इंस्पेक्शन और पैल्पेशन से ही काम चलाना होता है, क्योंकि परकशन और ऑस्कल्टेशन से हमें कोई इतनी उसमें से चीज़ें नहीं मिलनी होती। तो सबसे पहले अगर हम एक्स्ट्राओरली देखें, यानी पेशेंट का फेशियल स्ट्रक्चर देखें और फेशियल चीज़ें देखें, तो हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन में अगर हम देखें तो हमें स्वेलिंग मिलेगी। जिस एरिया का फ्रैक्चर होगा वहाँ पे एडीमा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल अगर एंगल का फ्रैक्चर हुआ होगा तो एंगल वाली साइड आपकी स्वेल हुई होगी। अगर बॉडी का है तो बॉडी वाली साइड स्वेल हुई होगी, बॉडी वाला एरिया स्वेल हुआ होगा। तो बेसिकली जहाँ पे भी आपकी स्वेलिंग होगी वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ का पॉसिबल फ्रैक्चर हो सकता है। उसके बाद आपने देख लेना है कि जो उसका फेशियल स्केलेटन है उसमें कोई ऑब्वियस डिफॉर्मिटी तो नहीं है, यानी एक साइड से कहीं स्टेप आपको विजिबल तो नहीं नज़र आ रहा। और उसके बाद आपने देख लेना है कि उसका नॉर्मल क्लोजर कैसा है। तो यूजुअली अगर कंडाइल्स का फ्रैक्चर हो और इंट्राकैप्सुलर हो तो उसमें जो आपका ओक्लूजन की डिफॉर्मिटी है वो भी आ जाती है, या तो इंटीरियर ओपन बाइट हो जाती है या पोस्टीरियर गैगिंग हो जाती है यूजुअली, यानी पोस्टीरियर जब वो बंद कर रहा होता है तो पोस्टीरियर टीथ प्रीमेच्योरली इंक्लूड कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके इंटीरियर ओपन बाइट हो जाती है फ्रैक्चर की वजह से। तो ये भी आप एक्स्ट्राओरली ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इंस्पेक्शन के बाद आप चले जाएंगे पैल्पेशन के ऊपर। तो पैल्पेशन आपने कंडाइलर रीजन्स पे बायलैटरली स्टार्ट करनी होती है, यानी आप दोनों कंडाइल्स के ऊपर उसको
अपनी मतलब इंडेक्स फिंगर रख के तो पैल्पेशन स्टार्ट करेंगे और वहाँ से आप नीचे आते जाएंगे तो रेमस सारा चेक करेंगे, उसके बॉर्डर्स को बेसिकली, और फिर एंगल से लेके बॉडी और सिम्फिसिस पे आके एंड करेंगे। तो जहाँ पे भी उसको पेन होगी यानी टेंडरनेस होगी जहाँ पे भी पैल्पेट करने से, तो वो बेसिकली वो कहता है पैथोगनोमिक है, यानी जहाँ टेंडरनेस हो गई समझे वहाँ पे फ्रैक्चर लाजमी है। तो पैल्पेशन का आपको सबसे जो एडवांटेज मिलता है वो ये है कि वो ईज़िली आपको बता देता है कि फ्रैक्चर कहाँ पे है। तो और यूजुअली उसी एरिया में आपको स्वेलिंग भी मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली आपकी हैंड इन हैंड जाएंगी, यानी साथ साथ होंगी। और वो साथ ही बता देता है कि अगर तो फ्रैक्चर इस तरह का है कि आपकी इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व भी डैमेज हो गई है तो फिर आपको उसकी सारी ऑब्वियसली सप्लाई के एरिया के अंदर सेंसेशन कम मिलेगी। तो एक्स्ट्रा ओरली ये सारा ऑब्जर्व करने के बाद फिर आप इंट्रा ओरली आ जाएंगे। तो इंट्रा ओरली सबसे पहले वही इसी तरह आप प्रिपेयर करेंगे, कहीं पे ब्लड अगर जमा हुआ है तो उसको साफ़ करेंगे। उसके बाद आप उसकी एक्लूजन सारी देखेंगे, कोई दांत अगर टूटा हुआ है या डेंचर अगर वो पहनता है तो वो टूटा हुआ है तो उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो आप फाइंड करेंगे। उसको आप मतलब जो एरिया ऑफ इंजरी है वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करें। अगर कहीं से नहीं मिल रहा तो फिर आप उसका एक चेस्ट एक्सरे कर लें। तो इस केस में कि अगर उसने इनहेल कर लिया हो तो वो मिल जाएगा। और उसके बाद आप एरिया को अगर सलाइन से वॉश कर सकते हैं तो वॉश भी कर लें और उसके बाद अपनी एग्जामिनेशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले वो कहता है कि इसी में भी आपने जो स्वेलिंग है या एक्केमोसिस है वो फाइंड करना है अगर है तो बेसिकली ये होगा कि इंजरी होगी तो जो सब म्यूकोजल आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होंगी और आपका सब म्यूकोजली जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होगा और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी जिसको एक्केमोसिस कहते हैं। तो अगर तो वो कह रहा है वो बकल सल्कस के अंदर है यानी आपकी लिप्स और टीथ के दरमियान में आपको मिलती है, तो ये इंडिकेटिव हमेशा यानी लाजमी नहीं है कि बकल सल्कस के अंदर आपके एक्केमोसिस है या स्वेलिंग है तो वो आपको फ्रैक्चर का ही इंडिकेशन है। क्योंकि बकल सल्कस मतलब बकल सल्कस के अंदर जो आपका सॉफ्ट टिश्यू ऊपर है और बोन जो नीचे है उसके दरमियान में जो आप कह लें कनेक्टिव टिश्यू है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हुआ है और फ्रैक्चर नहीं हुआ वो, जिसकी वजह से एक्केमोसिस है। लेकिन अगर लिंगुअल साइड पे आपका एक्केमोसिस है तो वो ये कहता है कि वो इंडिकेटिव होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज़ कि वहाँ पे आपका फ्रैक्चर हुआ है, क्योंकि लिंगुअल साइड पे आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है बोन और सरफेस के दरमियान में वो बहुत थोड़ा है, कनेक्टिव टिश्यू कह लें। तो अगर आपकी वहाँ पे स्वेलिंग है तो लाजमी बात है कि आपका फ्रैक्चर हो गया हुआ है। तो स्वेलिंग के बाद आपने फिर देखना है एक्लूजल प्लेन। तो एक्लूजल प्लेन में बेसिकली आपने फिंगर रख लेनी है, फर्स्ट कर लें थर्ड मोलर है तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपने फिंगर को लेते आना है आगे और फील करना है कि कहीं पे कोई स्टेप तो नहीं है, कहीं से कोई पार्ट दांतों का मतलब ऊपर या नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा। अगर स्टेप डिफॉर्मिटी है तो इसका मतलब है कि वहाँ से आपका मैंडिबल जो है वो ऊपर नीचे हुआ है, यानी उस एरिया में आपको पॉसिबल है फ्रैक्चर मिलेगा। तो उसमें आपने स्टेप डिफेक्ट्स ढूंढ लेने हैं। उसके बाद आपने मोबिलिटी चेक करनी है, जिस एरिया में आपको मतलब शक है कि फ्रैक्चर है तो वहाँ पे आपने एक साइड पे फिंगर रख लेनी है, एक साइड पे थंब रख लेना है और जेंटली उसको मूव करके देखना है कि वो पार्ट ऑफ द मैंडिबल मोबाइल तो नहीं है। अगर मोबाइल है तो अगेन वो मोबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद वो कहता है अगर पॉसिबल है तो पेशेंट को कहें कि अपना जो फुल रेंज ऑफ मोशन है मैंडिबल की वो करके दिखा दे, यानी जितना मुंह पूरा खुलता है खोले, राइट साइड पे मूव करे, लेफ़्ट साइड पे मूव करे और बंद करके दिखा दे। अगर तो ये सारी मूवमेंट्स विदाउट पेन कर सकता है तो फिर चांस है कि उसका फ्रैक्चर नहीं है, वरना एटलीस्ट इन सम पार्ट उसको पेन होगी। और वो कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी कोई चीज़ आपको नहीं मिली, ना स्वेलिंग मिली है, ना स्टेप डिफेक्ट, ना मोबिलिटी, ना उसको कहीं पेन थी, लेकिन फिर भी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैंडिबल का कोई फ्रैक्चर है, तो उसके लिए उसने फाइनल एक मैनूवर बताया हुआ है। वो ये है कि आपने दोनों पाम्स जो हैं वो दोनों एंगल्स पे, जो पाम ऑफ हैंड है अपने दोनों, उसके दोनों एंगल ऑफ द मैंडिबल पे रख के हल्का सा स्लाइड प्रेशर लगाना है उसके एंगल ऑफ द मैंडिबल्स पे अपवर्ड। तो ये मैनूवर करने पे वो कहता है कि अगर कहीं भी फ्रैक्चर हो किसी भी पार्ट ऑफ द मैंडिबल पे तो लाजमी पेन करेगा पेशेंट को, लेकिन पेन सीवियर करेगा तो आपने ये मैनूवर जो है वो लास्ट के लिए रखना है। अगर और किसी मेथड से आपको फ्रैक्चर नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि फ्रैक्चर है तो सिर्फ तब ये आपने करना है, क्योंकि इसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर सिर्फ क्रैक भी है और किसी भी एरिया में है तो ये लाजमी पेन करवा देगा उसको, जो कि फिर इंडिकेट करेगा कि एटलीस्ट किसी एरिया का फ्रैक्चर है तो दोबारा उसको
इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। फिर वो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके सेपरेटली बता देता है कि क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। तो उसमें सबसे पहले वो डेंटो एल्वियोलर फ्रैक्चर्स के बारे में बताता है। तो डेंटो एल्वियोलर फ्रैक्चर्स वो हैं जिसमें आपका एल्वियोलस भी फ्रैक्चर हुआ है, यानी वो पार्ट जिसमें आपके टूथ एम्बेडेड होते हैं बोन के अंदर, और साथ डेंटल भी कोई इंजरी हुई है, यानी कोई सबलक्सेशन हो सकती है, एवल्जन हो सकती है, जो भी सारे आपने ट्रोमेटिक टीथ के अगर आप एंडोडोंटिक्स में वीडियो देख लें तो उसमें जितनी भी आपकी डेंटल इंजरीज़ हैं उसके साथ अगर आपका एल्वियोलस इंजर्ड है तो वो आपको डेंटो एल्वियोलर फ्रैक्चर्स के अंदर शो होगा। तो इसके अंदर बेसिकली जो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे वो जो पीछे पढ़ लिए वो सारे होंगे कि आपको वहाँ पे स्वेलिंग मिलेगी, वहाँ पे आपकी पेल्पेशन पे पेन होगी, टेंडरनेस होगी। उसके अलावा अगर आप का सवियर होगा डेंटल एरिया का फ्रैक्चर तो वहाँ पे स्टेप डिफॉर्मिटी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका दांत इंट्रूड या एक्सट्रूड हो गया तो वहाँ पे आपको स्टेप डिफॉर्मिटी मिलेगी, और पॉसिबल है कि आपका दांत मोबाइल भी हो जाए। ऑब्वियसली मैंडिबल तो मोबाइल नहीं होगा सिर्फ इस एरिया के फ्रैक्चर से, लेकिन दांत आपका मोबाइल हो सकता है। तो ये सारे आपको सिम्टम्स मिल जाएंगे डेंटो एल्वियोलर फ्रैक्चर्स के अंदर। उसके बाद वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज बताता है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग इंजरी अगर आपके दांत फर्ज करें लिप के अंदर बाइट कर जाते हैं तो वहाँ पे आपको इंसिजन मिल सकती है। और इसी तरह मतलब अगर फ्रिक्शन की वजह से कोई इंजरी होती है तो वो आपको प्रेजेंट मिल सकती है। उसके अलावा ये वाला पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आपके डैमेज टू टीथ आ जाते हैं। अब उसमें पूरी उसका स्पेक्ट्रम है कि सिर्फ एनामल फ्रैक्चर होता है या टोटली आपकी रूट्स और पल्प सारा इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसकी जो आपकी है हर स्पेशल मतलब हर टाइप ऑफ फ्रैक्चर की हर डिफरेंट ट्रीटमेंट है, तो वो आप ट्रॉमेटाइज टीथ वाले वीडियो में से देख सकते हैं। उसके अलावा आपने ऑब्वियसली जो टूटे हुए दांत हैं या डेंचर्स हैं वो उनके पार्ट मिला के उसको कंप्लीट कर लेना है। अगर नहीं मिल रहे तो फिर आप एक चेस्ट एक्सरे ज़रूर कर लें। अब फिर आपके एल्वियोलर फ्रैक्चर्स हैं। तो एल्वियोलर फ्रैक्चर्स का मतलब है कि दांतों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन एल्वियोलर वाले जो जिस पार्ट में दांत एम्बेडेड होते हैं वो पार्ट फ्रैक्चर हो गया आपके मैंडिबल का। तो जो एल्वियोलर फ्रैक्चर्स हैं उसके अंदर वो ये कहता है कि जो दांत मतलब पैरासिम्फिसिस एरिया का फ्रैक्चर है अगर, तो जो पैरासिम्फिसियल टीथ हैं आपके, फॉर एग्जांपल लैटरल आ जाएगा और कैनाइन आ जाएगा, तो एज्यूम कर लें कि वो डिवाइटलाइज हो गए हुए हैं, अनलेस आपको प्रूफ मिलता है बाद में एग्जामिनेशन पे कि वो वाइटल हैं। तो उनको आपने डिवाइटल मतलब नॉन वाइटल ही कंसिडर करना है। और साथ वो ये बता देता है कि आपका अगर तो मतलब एल्वियोलर फ्रैक्चर है तो इनिशियली आप उसको अगर रीपोजिशन कर दें उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे और स्प्लिंट कर दें, यानी वहीं पे उसको आप कह दें कि रीपोजिशन करके वहाँ पे उसको स्टेबल कर दें, तो जो आपके इंडिविजुअल टीथ हैं उसका भी प्रोग्नोसिस बेहतर हो जाता है और आपका ओवरऑल जो फ्रैक्चर है उसका भी प्रोग्नोसिस बेहतर हो जाएगा। और फिर आपके कंडाइलर फ्रैक्चर्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो इसका सेपरेटली आगे चैप्टर भी आएगा जिसमें ये ज़्यादा डिटेल से बताएगा, लेकिन यहाँ पे भी उसके साइंस एंड सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है बताए हुए हैं उसने। तो कंडाइलर जो फ्रैक्चर है वो दो तरह का उसने बताया हो सकता है, एक तो मतलब एक साइड का या दो साइड का, यानी यूनिलैटरल है या बाईलैटरल है, और दूसरा ये कि वो इंट्रा कैप्सुलर है या एक्स्ट्रा कैप्सुलर है। जो इंट्रा कैप्सुलर होता है वो आपका बेसिकली वो फ्रैक्चर होगा जिसमें आपका जॉइंट कंपार्टमेंट यानी जहाँ जो आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसका कोई पार्ट फ्रैक्चर हो गया है कंडाइल के फ्रैक्चर के अंदर, तो उसको आप इंट्रा कैप्सुलर कहेंगे। जबकि अगर उसके नीचे जो कंडाइलर नेक होती है जहाँ पे आप समझे कंडाइल आपका रेमस के साथ अटैच हो रहा होता है वहाँ से फ्रैक्चर होगा तो वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होगा। और एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स जो है वो यूजुअली ज़्यादा कॉमन होते हैं। और साथ ही वो बता देता है कि जो लैटरल टेरिगॉइड मसल होता है वो आपका कंडाइल के ऊपर अटैच्ड होता है, और अगर आपका कंडाइल फ्रैक्चर होता है तो इसकी पुल बेसिकली उसको एंटेरोमीडियली डिस्प्लेस कर देती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी बन जाता है आपका कि कंडाइल के फ्रैक्चर से यूजुअली उसकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होती है और किस मसल की वजह से होती है। तो जो डिफरेंट उसने बताए हैं वो टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स उसकी डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स वो बता देता है। सबसे पहले वो यूनिलैटरल कंडाइलर फ्रैक्चर्स बता रहा है, यानी एक साइड पे आपका कंडाइल फ्रैक्चर हुआ है। तो जो आपने पीछे पढ़ी हैं जनरल इंस्पेक्शंस पे
बेसिकली वही सारा कुछ इंडिविजुअल्स पे भी मिलना है आपको। तो जब आप इंस्पेक्शन देखेंगे तो उसके अंदर आपको ऑब्वियसली टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के पार्ट के ऊपर स्वेलिंग नज़र आएगी, जो आपने पहले भी देखा है कि स्वेलिंग जो है एक साइन है कि उस एरिया का फ्रैक्चर हुआ हुआ। और दूसरा ये कि उस मतलब राइट साइड का अगर कंडाइल फ्रैक्चर हुआ है तो राइट साइड के ईयर में से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये जो ब्लीडिंग है बेसिकली इसकी कॉज ये है कि आपका जो कंडाइल है उसके पोस्टीरियरली आप समझें कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है उसकी इंटीरियर वॉल होती है। तो अगर उसकी वायलेंट मूवमेंट की वजह से इंटीरियर वॉल जो है आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस की वो फ्रैक्चर हो जाती है या ब्रेक हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी ईयर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर होगी, वो इनर मतलब मिडल ईयर या इनर ईयर वाले पार्ट से नहीं होगी। तो एक तो इसको आपने डिस्टिंग्विश करना है कि जो ब्लीडिंग ईयर से हो रही है वो मिडल ईयर से ना हो रही हो, जो कि रिलेटिवली ज़्यादा सीरियस इशू होता है, क्योंकि बेसिकली वो सिग्निफाई कर रहा होता है कि आपकी पीटर्स टेम्पोरल बोन जो है वो फ्रैक्चर हुई है। तो मिडल ईयर से आपकी फिर जो है ब्लीडिंग होगी, तो वो आपने आइडेंटिफाई ज़रूर करना है। उसके लिए वो कहता है आप जो कंसल्ट है वो ले सकते हैं, जो आपका मतलब उस फील्ड का स्पेशलिस्ट है, उससे कंसल्ट लेने के कोई बेस ऑफ द स्कल का फ्रैक्चर ना हो उसके साथ, जिससे आपकी मिडल ईयर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है। अब फिर वो बैटल साइन के बारे में बताता है कि आपका हीमाटोमा जो बनता है फ्रैक्चर्ड कंडाइल के साथ वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड जा सकता है, और आपका मैस्टर्ड प्रोसेस के साथ जो है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, जिसको आप बैटल साइन कहते हैं। और लास्टली वो बताता है कि अगर कंडाइल फ्रैक्चर होने के बाद मीडियली डिस्प्लेस कर गया हुआ है, तो जब वहाँ से स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको एक विजिबल वहाँ पे हॉलो एरिया मिलेगा, यानी जहाँ पे यूजुअली आपका कंडाइलर हेड होता है वो अगर मीडियली मतलब इनटू द टिश्यूज़ चला गया है, तो वहाँ पे आपको नॉर्मली स्वेलिंग ख़त्म होने के बाद हॉलो स्पेस मिलेगी। तो ये सारे आपके इंस्पेक्शन पे साइंस मिल जाएंगे कि स्वेलिंग है, ब्लीडिंग है, बैटल साइन हो सकता है, और हॉलो एरिया मिलेगा आपको। फिर आप पैल्पेशन पे आएंगे, तो पैल्पेशन पे आपने ऑब्वियसली उसको फिंगर से पैल्पेट करना है कंडाइलर एरिया को, तो ऑब्वियसली उसको वहाँ पे टेंडरनेस फील होगी, जो कि आपको बताएगी कि जो आपका मतलब कंडाइल है उसका फ्रैक्चर हुआ है। और उसके साथ ही आपने कंडाइलर हेड को भी पैल्पेट कर लेना है, जो आप एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के अंदर अपनी फिंगर्स डाल के उसको इंटीरियरली प्रेस करके देखेंगे कि वहाँ पे फ्रैक्चर तो नहीं है या पेन तो नहीं है, बेसिकली टेंडरनेस तो नहीं है। वहाँ टेंडरनेस होगी तो इसका मतलब कंडाइलर हेड का भी फ्रैक्चर हुआ है। और रेयर एक केस वो बता देता है कि अगर हेमरेज हुई है कंडाइलर एरिया की, तो वो आपकी बेस ऑफ द स्कल के साथ ट्रैक करती हुई मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है, तो उससे आपका पैरास्थीसिया हो सकता है लोअर लिप का। लेकिन ये रेयर केस है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है कि पैल्पेशन जब आप करेंगे तो वो एरिया टेंडर फील होगा आपको। तो एक्स्ट्रा ओरली ये सारा कर लेने के बाद अब आपने इंट्रा ओरली देख लेना है। इंट्रा ओरली बेसिकली आपने एक्लूजन चेक करनी है, क्योंकि इसमें स्टेप डिफॉर्मिटी तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि दांतों का कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि कंडाइल बेसिकली आपका और टीएमजे का एरिया आपके मैंडिबल को नॉर्मली बंद करने में काम करता है, तो क्योंकि वो ख़राब हो गया तो ओवरऑल आपको डीविएटेड एक्लूजन मिल सकती है। तो उसमें यह है कि अगर तो आपका डिस्प्लेस ही हो गया हुआ है मैंडिबल आपके कंडाइल जो है वो फोसा में से, या जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है वो ओवरलैप करते हैं, यानी फ़र्ज़ करें कंडाइलर जो है नेक है वो फ्रैक्चर की है, और जो रेमस का पार्ट है वो अब मीडियली या लैटरली आके उसके ऊपर आ गया है, यानी वो दोनों एक ही एरिया में है, ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस साइड का रेमस ऑब्वियसली शॉर्ट हो जाएगा। तो जब पेशेंट मुंह बंद कर रहा होगा तो क्योंकि उस साइड का रेमस शॉर्ट है, तो उस साइड के दांत जो हैं वो आप समझे पहले एक तो मुंह डिविएट होकर बंद करेगा क्योंकि एक साइड के रेमस शॉर्ट हो गया, दूसरा ये कि उस साइड के पोस्टीरियर टीथ पहले कांटेक्ट कर देंगे, और एक तो गैगिंग होगी, और दूसरा ये कि डिविएशन की वजह से मतलब फ़र्ज़ करें राइट साइड पर डिविएट हो रहा है तो राइट साइड की पोस्टीरियर क्रॉस बाइट बन जाएगी। तो ये आपको इंट्राओरली यूनिलैटरल कंडाइलर फ्रैक्चर के फीचर्स मिलेंगे। फिर वो बायलैटरल कंडाइलर फ्रैक्चर्स बताता है। तो एक्स्ट्रा ओरली तो उसमें जो आपने पीछे पढ़े हैं सारे, स्वेलिंग है और बैटल साइन है और हॉलोनेस है, वो यूनिलैटरल की बजाय दोनों साइड पे बायलैटरली आपको मिलेंगे। ईयर से ब्लीडिंग थी, ये सारा कुछ था।
और इंट्राओरली जब आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ ये है कि आपका, क्योंकि दोनों साइड पे फ्रैक्चर है, तो अगर दोनों साइड से मतलब फ़र्ज़ कर लें कि ओवरलैपिंग हो रही है या दोनों साइड पे आपका जो है डिस्प्लेस हो गया कंडाइल, तो जब आपका पेशेंट वो बंद करेगा तो दोनों साइड के दांत पहले मीट कर जाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो डिविएशन नहीं है जो कि यूनिलैटरल में थी, इसमें नहीं होगी, क्योंकि उस साइड में एक साइड का मैंडिबल शॉर्ट हुआ था तो डिविएट हो रहा था मैंडिबल। इसमें दोनों साइड का ही शॉर्ट हो जाएगा तो डिविएशन नहीं होगी, लेकिन होगा ये कि आपका जो मैंडिबल है वो पोस्टीरियरली दांत पहले मिल जाएंगे, प्रीमेच्योरली मिल जाएंगे, जिसको आप कहेंगे कि गैगिंग ऑफ ओक्लूजन हो रही है, और उसकी वजह से आपकी इंटीरियर ओपन वाइड बन जाएगी। तो इसमें अगर आपने सिर्फ रिजल्ट याद रखना है तो वो ये होगा कि यूनिलैटरल कंडाइलर फ्रैक्चर में आपकी पोस्टीरियर क्रॉस बाइट बनती है और बायलैटरल कंडाइलर फ्रैक्चर के अंदर आपकी एंटीरियर ओपन बाइट बनती है। तो ये आपके थे सारे कंडाइल के फ्रैक्चर्स के साइंस एंड सिम्टम्स। ये इसकी ट्रीटमेंट के साथ आगे वो अलग चैप्टर में डिटेल में दोबारा बता देगा। फिर आपका आ जाता है कोरोनॉइड प्रोसेस का फ्रैक्चर। तो कोरोनॉइड के फ्रैक्चर उसने पहले भी बताया हुआ है कि यूजुअली आपकी क्योंकि वहाँ पे टेम्पोरालिस मसल अटैच्ड होता है, तो सिर्फ उसकी कंट्रैक्शन, वायलेंट कंट्रैक्शन या सडन कंट्रैक्शन की वजह से जो कोरोनॉइड का प्रोसेस है वो फ्रैक्चर हो सकता है, और उसी की पुल के साथ वो बेसिकली इंफ्राटेम्पोरल फोसा की तरफ पुल किया जा सकता है। तो वो कहता है यूजुअली कि ये डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज होता है, लेकिन इसमें भी आपको जो रेमस का इंटीरियर साइड है वहाँ पे आपको टेंडरनेस मिलेगी और वहीं पे आपको एक हीमाटोमा मिलेगा, और उसी की वजह से आपको थोड़ी सी जो ट्रिस्पस भी मिलेगा और पेनफुल लिमिटेशन होगी, यानी जो मुकम्मल खोलने की कोशिश करेगा तो उसको दर्द होगी। फिर आपका रेमस का फ्रैक्चर आ जाता है। रेमस का फ्रैक्चर वो कहता है कि कॉमन नहीं होता, लेकिन दो तरह का हो सकता है। एक तो वो होता है सिंगल फ्रैक्चर, यानी जिसमें आपका कंडाइल या कोरोनॉइड साथ फ्रैक्चर हुआ और उसके साथ ही आपका फ्रैक्चर एक्सटेंड कर जाए रेमस की तरफ। यहाँ पे दूसरा आपको कम्युनिटेड फ्रैक्चर मिलेगा जो डायरेक्ट ब्लो या मिसल इंजरीज़ के साथ होता है और यूजुअली सिविलियंस के अंदर कम होता है। तो इसमें ये होता है कि आपका मल्टीपल पार्ट्स में आपका जो रेमस होगा वो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली वही होंगे कि स्वेलिंग होगी और एक्केमोसिस आपको मिलेगा, इंट्राओरली भी मिलेगा और एक्स्ट्राओरली भी मिलेगा, और उस एरिया को पैल्पेट करेंगे तो टेंडरनेस है। ये सारी चीज़ें बेसिकली एरिया रिलेटेड है, और जिस एरिया में होंगी उस एरिया का फ्रैक्चर लाजमी मिलना है आपको, स्वेलिंग और टेंडरनेस बेसिकली। और उसके साथ वो कहता है कि ट्रिस्मस आपको प्रेजेंट मिलेगा उसके साथ। अब फिर आ जाता है कि एंगल के फ्रैक्चर में क्या मिलेगा। तो अगर एंगल के फ्रैक्चर की आप इंस्पेक्शन करें तो वही आपको चीज़ें दोबारा मिलेंगी कि एक तो आपको स्वेलिंग मिलेगी वहाँ पे, दूसरा ये कि जब आप उसको पैल्पेट करेंगे तो वो टेंडर होगा। फिर इंट्राओरली देखेंगे तो अगर तो आपके मोलर टीथ प्रेजेंट हैं तो आप वहाँ तक पैल्पेट करें तो आपको एंड पे वहाँ पे स्टेप डिफॉर्मिटी मिलेगी, लेकिन अगर मोलर टीथ प्रेजेंट नहीं है तो वो कहता है ज़्यादा विजिबली आपको अच्छी आपको एक रिज के ऊपर डिफॉर्मिटी मिल जाएगी, यानी रिज से पीछे आप जाते हैं तो आपको एक स्टेप डिफॉर्मिटी मिल जाएगी। और उसके अलावा वो पैल्पेशन के अंदर वो बता देता है कि इसी तरह आपको टेंडरनेस मिलेगी। उसके अलावा जो एंगल का फ्रैक्चर है उसमें कोई इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका बॉडी ऑफ द मैंडिबल का फ्रैक्चर आ जाता है। तो इसमें भी जो फिज़िकल साइंस है वो वही सारे बताए हैं उसने कि टेंडरनेस ऑन पैल्पेशन होगी और स्वेलिंग होगी। लेकिन इसके अलावा वो बताता है कि क्योंकि ये वो एरिया जिसके ऊपर आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो इस पर जब भी फ्रैक्चर होगा तो आपकी ओक्लूजन डिरेंज हो जाएगी। तो ओक्लूजन डिरेंज होने से एक तो उसको डिस्कम्फर्ट होगा, और दूसरा वो ये बताता है कि यूजुअली जो आपके जिंजिवल अटैचमेंट होती है वो फर्म होती है, तो जब आपका ओक्लूजन डिरेंज होगी यानी वो आगे पीछे हो जाएंगे दांत, तो चांसेस होते हैं कि जो आपका जिंजिवल है वो टीयर कर जाएगा। और अगर आपकी इन्फीरियर डेंटल आर्टरी टॉर्न हो जाती है उसके साथ, यानी वो भी मतलब टूट जाएगी उससे फ्रैक्चर के, अगर ज़्यादा मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गई है, तो अगर इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी जो है वो डिस्टर्ब होगी तो फिर आपकी जो है वो हेमरेज सीवियर होगी। और लास्टली वो आपका पैरासिम्फिसिस और सिम्फिसिस का फ्रैक्चर बताता है। तो अगर तो सिर्फ इसी एरिया का फ्रैक्चर है तो वो कहता है कि बहुत रिलेटिवली लो आपको फिज़िकल साइंस मिलेंगे, जो कि सिंपल वही होंगे कि आपकी टेंडरनेस है और स्वेलिंग है। लेकिन यूजुअली वो कहता है कि हमेशा ही इन एरिया के फ्रैक्चर्स के साथ आपका कंडाइल फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि जो सारी फोर्स ट्रांसमिट होती है वो आपके सिम्फिसिस से, बॉडी से, फिर
रेमस से जाते हुए कंडाइल तक जाती है, और कंडाइल से उसने बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाना होता है बेस ऑफ द स्कल पे। लेकिन कंडाइल चूँकि वीक पार्ट होता है तो वो ट्रांसफ़र करने से पहले ही इटसेल्फ ब्रेक हो जाता है। तो जब भी आपका मतलब सिम्फिसिस और पैरासिम्फिसिस एरिया का फ्रैक्चर होगा तो आपने कंडाइल्स को लाजमी चेक कर लेना है। और कंडाइल्स के आपने पहले ही साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ लिए हैं। एक साइड का होगा तो पोस्टीरियर क्रॉस बाइट बनी होगी, दो से डबल मतलब बायलैटरल होगा तो इंटीरियर ओपन बाइट बनी होगी। तो यूजुअली इसका क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसके चिन को इंजरी हुई है, चिन पे एब्रेजन है, और बायलैटरली मतलब साइन उसने ये दिया होगा कि एंटीरियर ओपन बाइट बनी हुई है, तो कौन सा फ्रैक्चर हुआ है? तो आप ये कहेंगे कि बायलैटरल कंडाइलर फ्रैक्चर हुआ है विद पॉसिबल सिम्फिसियल या पैरासिम्फिसियल फ्रैक्चर, अगर उसके भी साइंस उसने दिए हुए हैं तो ये सारे आपके थे। और साथ वो एंड पे ये बता देता है कि अगर तो पेशेंट कॉन्शियस रहता है तो टंग फॉल बैक का चांस नहीं होगा, लेकिन अगर मतलब फ्रैक्चर हो गया बायलैटरली पैरासिम्फिसियल एरिया का और पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, फिर पॉसिबिलिटी है कि आपकी टंग फॉल बैक कर जाएगी, और उसमें आपने उसको मेंटेन रखना है उसकी नॉर्मल पोजीशन को। तो ये सारे हर डिफरेंट एरिया के साइंस एंड सिम्टम्स उसने बताए हुए हैं। तो इसके बाद आपको किसी भी एरिया के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसका डायग्नोसिस करना पॉसिबल होना चाहिए।